अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। ताहम फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। इसके अलावा बात करेंगे साइफर केस की। अदालत ने 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इन दोनों दफात के तहत सजाए मौत, उम्र कैद या 14 साल कैद की सजा है। और इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि नवाज शरीफ को रिलीफ तो मिल गया लेकिन गिले शिकवे खत्म ना हो सके। नवाज शरीफ का आज कहना था कि इंतकाम नहीं चाहता लेकिन मेरे साथ जो हुआ इसका हिसाब होना चाहिए। मैंने क्या बिगाड़ा था इस बेंच का जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा। इसके साथ बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में कि मोदी नवाज भारत को अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब, सिख रहनुमा की कत्ल की साजिश के लिए अमेरिका का इंतखाब के हवाले से जो अमेरिकी सदर को मदऊ किया जा रहा था, अमेरिकी सदर को भारत में यौम जमहूरियत के मौके पर अमेरिकी सदर ने भारत जाने से माजरत कर ली है और जबकि उन्होंने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करना था। इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। और इस बाकी मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन सीनियर तज्ज़ियाकार असदुल्ला खान और उसके साथ स्काइप पर हमारे साथ होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल और आपसे कुछ ही देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला एक तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है जिसमें आला अदलिया ने एक सियासी जमात की तरफ से किए जाने वाले तमाम प्रोपेगेंडा और प्रेशर ग्रुप्स को नज़रअंदाज करते हुए रियासत का साथ देते हुए सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ किए जाने वाले पिछले फैसले को मुअत्तल कर दिया और तारीख रकम कर दी है। आज के फैसले से यकीनन रियासत पाकिस्तान मजबूत हुई है और आला अदलिया ने इस फैसले से साबित कर दिया कि मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़े संजीदा मामलात में बिला तासुब और सियासी मफाद के वो के अलावा सिर्फ रियासत के साथ हैं। हालांकि एक सियासी जमात की तरफ से चीफ जस्टिस और आला अदलिया के इस बेंच के खिलाफ एक मजमूम प्रोपेगेंडा कैंपेन मुसलसल चलाई जा रही थी ताकि आज के इस फैसले पर मनफी अंदाज में असरअंदाज हुआ जा सके। सोशल मीडिया पर होने वाले सारे झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद आला अदलिया ने किसी प्रेशर में आए बगैर आज ये फैसला देकर यह भी साबित कर दिया है कि आला अदलिया के फैसले सिर्फ मेरिट पर सामने आएंगे, ना कि किसी सियासी, लसानी या पर्सनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर, जिस पर आला अदलिया काबिल इस्ताइश है और तारीफ की मुस्तहिक है। मुल्क में दहशतगर्दी, इंतशार और सियासी फसादात के पैराकारों के लिए यह फैसला यकीनन एक बुरी खबर है क्योंकि अब उनके खिलाफ कानून आहनी और मजबूत हाथों से अपना रास्ता लेगा ताकि इंतशार और दहशतगर्द अनासिर, पैरोकार, उनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सके। मैं इस हवाले से राना एहसान आपसे जानना चाहूँगा। इसी हवाले से पहले बात करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से हुक्म इम्तना जारी किया गया तो एक बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई थी। इवन शोहदा के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और ये बावर कराया गया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल का मामला है वहाँ फेयर ट्रायल होता है। इवन 9 मई के वाक़े में लोग जो गिरफ्तार थे उनकी तरफ से भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे गए थे कि उनका अब तक जो ट्रायल हुआ है वो उससे मुतमईन है। तो क्या आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की इंप्लीकेशन आने वाले दिनों में क्या हैं, बिलखसूस जो 9 मई के वाकयात के अंदर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिनसे मुतल्लिक नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, ये फैसला किस हद तक उनके ऊपर असरअंदाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को एक बेंच ने जो है वो नलिफाई किया था तो तब मैंने ये मौक़िफ़ दिया था उस वक्त के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो या सिविलियन कोर्ट में ट्रायल हो, जस्टिस होनी चाहिए है। ठीक। और ये मैटर नहीं करता कि वो मिलिट्री में हो या सिविलियन में हो, लेकिन क्योंकि आपके आइन के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि बड़े स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर अगर सिविलियंस जो हैं, मिसाल के तौर पे फौजी तंसीबात के ऊपर हमलावर होते हैं जी, और कोई टेररिज्म एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अगर अटैक करते हैं GOHQ पे या किसी और फौजी तंसीबात के ऊपर, तो फिर उन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर उन कंडीशंस को मीट करना होगा कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर आपका ट्रायल हो जाए। इसमें आइन के अंदर गुंजाइश है। जो पिछली इंटरप्रिटेशन थी वो उसने इस चीज को मेरे ख्याल से नोट नहीं किया, लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फाइनली फैसला दे दिया है तो इसमें क्लैरिटी आ गई कि आइन के अंदर गुंजाइश है, मौजूद है कि अगर फौजी तंसीबात के ऊपर सिविलियंस कोई हमलावर होते हैं तो उनका जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। लेकिन यहाँ
हमें ये भी अवाम को बताना होगा कि दुनिया में भी जी इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि जहां सिविलियन कोई स्पेसिफिक कंडीशंस मीट करें तो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होता है। और फिर आपको पाकिस्तान में भी मिलिट्री कोर्ट के बाद आपके पास हक अपील है। आप अपील कर सकते हैं उस वर्डिक्ट को, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और ये ऐसे नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट में अगर आपको कन्विक्शन हो गई तो वो आखिरी पास कहीं जाने की गुंजाइश नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक। वो आपके पास जी जी बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आप खुद भी माहिर कानून हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दी है कि आप ट्रायल शुरू कर सकते हैं और चूंकि हुक्म इम्तनाब खत्म हो चुका, लेकिन जो हतमी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के इस केस के फैसले तक आप उसका इंतजार किया जाए। आपसे जानना चाहूंगा, दहशतगर्द जो ऐसे वारदातों में मुलविस होते हैं उनके हवाले तक तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक बेहतरीन तरीके कार है कि एक फास्ट ट्रैक के ऊपर आप ट्रायल करते हैं, उसमें भी उनके पास अपील का हक मौजूद होता है। लेकिन एक सियासी जमात की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि उनके केसेस को ट्रायल करने के लिए बिलखुसूस साबिक चेयरमैन पीटीआई, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, दीगर पीटीआई की मर्कजी क़यादत के खिलाफ भी 9 मई के वाकयात में एफआईआर दर्ज है, अब ट्रायल शुरू होना है। तो सियासी जमात से वाबस्ता जो लोग हैं, क्या उनका भी अगर इसी कानून के तहत ट्रायल होगा तो उनके जो एतराज़ात हैं वो बजा हैं, या उनके एतराज़ को एक तरफ रखते हुए फेयर ट्रायल के तहत इनको कोर्ट्स को आगे बढ़ना चाहिए और ट्रायल को मुकम्मल करना चाहिए? जिस स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं उन्हें तो हर वक्त यही है कि हम हैं और हमारी वजह से है, तो मेरे ख्याल से उन्हें एक साइड पे रखें। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। कल हमारे 23 फौजी जवान शहीद हुए हैं, और जब ऐसे हालात हों और एक मुल्क जो दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग में नबरदाज़मा हो, उसके सिक्योरिटी एजेंसीज, उसकी आर्मी, उसकी पुलिस, उसकी अवाम, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप वो इसके खिलाफ बरसर पैकार हो, तो वहां पे लामाला स्पेशल लॉज की और स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सियासी हुकूमतों ने हमने अदालतें भी बनाई, ऐसी कवानीन भी बनाए, लेकिन बदकिस्मती है कि उनसे वो इस्तेमाल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आज अगर फौजी अदालतें बनी हैं तो उनका इस्तेमाल, उनका राइट ऑफ अपील भी है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए वो कोई बुनियादी हकूक तो वहां पे नहीं होते। लेकिन हम समझते हैं कि एक दफा सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को बड़े तदब्बुर के साथ देखना चाहिए। ये नहीं कि एक बेंच एक फैसला करे और दूसरा बेंच चंद दिन के बाद उसके खिलाफ एक फैसला करे। लीगली तो ये बात बेहतर होती है कि सिविलियंस का ट्रायल सिविल कोर्ट्स के अंदर हो, मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो। लेकिन जब आप दहशतगर्दी करें कोई लोग, और वो कोई मिलिट्री तो ना हो, मिलिटेंट्स हों जो आपकी फौजियों को शहीद करें, तो फिर उनका ट्रायल तो होगा फौजी अदालतों में। तो मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा, हमारी अदालतों को बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। एक तो इंसाफ देना पड़ेगा इनके अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी के मुकदमात के अंदर, और मैं उसका बड़ा सर फहरिस्त वो मुकदमा रखता हूँ। पाकिस्तान की वो वजीर आजम आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम जिन्होंने इन दहशतगर्दों को ललकारा था जब रियासत भी ललकार नहीं रही थी, तो उन्हें शहीद कर दिया गया। उन्हें आज तक उनके कातिलों को सजा नहीं दी गई, वो आज तक अपने कातिलों की सजा के लिए कटहरे में खड़ी है। तो मैं समझता हूँ इसलिए जरूरत है कि मुल्क के अंदर ऐसी अदालतें और कवानीन हो जो इसके कड़ा कमा में खात्मे की तरफ जाए, और उन फोर्सेस का उन जवानों के साथ खड़ी हो जो जामे शहादत नोच कर रहे हैं, उस क्यादत के साथ खड़ी हो, अवाम के साथ खड़ी हो जो जामे, और उन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी फैसले आए जो ये दहशतगर्दी का। बिल्कुल ठीक, यकीनी तौर पर जल्द से जल्द फैसले आने चाहिए, वक्त की अशद जरूरत है। अब्दुल्ला खान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म इम्तना जारी हुआ था और फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल रुक गया, तो हमने देखा कि मुल्क भर के अंदर जो शोधा के लवाहिकीन थे उन्होंने पुरजोर आवाज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को इजाज़त, उन्होंने कहा कि इजाज़त दी जाए, पर पुरजोर मुतालबा था। दहशतगर्दों के खिलाफ तो यकीनी तौर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपसे सवाल ये है कि जिस मौके के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी है, 9 मई के वाकयात में मुलविस जितने अफराद हैं, वो भले जिनकी सियासी पार्टी के अंदर टॉप पे पोजीशन थी या दीगर कारकुनान थे या वर्कर्स थे, उनके लिए ये फैसला किस हद तक खतरे की घंटी है, और क्या आप मुतमिन होंगे कि उनका फेयर ट्रायल होगा, अगरचे कि हर फोरम के ऊपर यकीन दहानी करवाई गई है कि जो भी हो जिसका इस कोर्ट में इस कानून के तहत ट्रायल होगा उसको फेयर ट्रायल का हक जरूर मिलेगा? देखिए भट्टी साहब, सीधी सी बात है, दहशतगर्द जो हैं वो दो किस्म के हैं।
एक वो दहशतगर्द है जो पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं, पाकिस्तान में बम फोड़ते हैं, मासूमों को मारते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं, यहाँ तक कि 9 मई को भी जिन्होंने किसी के घर में घुसे थे वो भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में ही आते हैं। इसमें मुझे तो बिल्कुल क्लैरिटी है। लेकिन हमारे यहाँ दहशतगर्दी के मुकदमात सियासी रहनुमाओं पर महज सियासी मुखालफत की वजह से भी दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाते हैं। राना सनाउल्लाह की हुकूमत होगी तो वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाएंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो वो राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी पर दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाए तो उसने चाहे दहशतगर्दी की है या नहीं की, या वो एहतजाज करते हुए, अब हम जानते हैं कि ज़मान पाक में जब जिन दिनों एहतजाज हुआ करता था बहुत सारे लोगों पर दहशतगर्दी के वाक़या के मुकदमात उस वक्त भी दर्ज हुए थे। तो जो सियासी जमातें कोई भी हो, तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात, जब उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए जाते हैं और वो भी उसी दहशतगर्द के मुकाबले में आकर खड़ा हो जाता है कि जिसने मासूम लोगों पर हमला करते हुए, मासूम बच्चों पर हमला करते हुए लोगों को शहीद किया था, या कल 23 हमारे कीमती जानें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी शहादत दी है, तो ये दोनों फिर एक साथ में आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है ये इससे पहले इसलिए पैदा नहीं हुआ कि ये सिर्फ दहशतगर्दों के लिए हो रहा था। ये अब जो एक मौजू बन गया है और डिबेट हो रही है वो इसलिए हो रही है कि इस कानून की जद में बहुत सारे सियासतदान भी या सियासी शख्सियात भी या सियासी कारकुनान भी आ रहे हैं, और वो सियासी कारकुनान जो अगर जमात का हिस्सा थे और उन्होंने 9 मई को हमला किया और 9 मई को वो अहम तंसीबात पर हमलावर हुए या किसी के घर में घुसे, उनको तो बिल्कुल आप दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करें। लेकिन अगर महज किसी जमात का हिस्सा होने की बुनियाद पर और उसके खिलाफ अगर कोई सबूत मौजूद नहीं है और उसके खिलाफ आज तक चालान भी जमा नहीं हो सका, चालान पेश नहीं हो सका, तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर उसको सियासी अताब का निशाना बनाया जा रहा है। तो मेरा इसमें नुक्ता सिर्फ इतना सा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है वो काबिल एहतराम है। इस कानून में तो जहां डिफाइन है कि इसका इंप्लीकेशन इसकी किस किस के ऊपर है, अगर उसके अंदर फिर किसी का ताल्लुक किसी सियासी जमात से है या आम शहरी है, अगर उस कानून की डेफिनेशन के मुताबिक उसने किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ है तो फिर तो उसके मुताबिक उसका ट्रायल, और अगर नहीं होता, सवाल तो ये है ना कि अगर ये नहीं होता और उसको भी वहीं पर जाके ट्राई किया जाता है, फिर बरियत होगी यकीन। अच्छा, फिर बरियत होगी तो सवाल यह है कि फिर बाकी जो अदालतें, हमारी अदालतें हैं, वो क्या काम कर रही हैं, या उनका वजूद फिर क्यों है, उनकी हैसियत क्या है बाकी अदालतों पर? क्या हम भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है? जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतें हैं, क्या हमारा उनके ऊपर एतमाद ही बाकी नहीं रहा कि वो तो दहशतगर्दों को ट्रायल नहीं कर सकती? अच्छा, फिर चले, मैं तो उन दहशतगर्दों की बात नहीं करता, वो जो दहशतगर्द जो हमलावर होते हैं उनके लिए मिलिट्री कोर्ट्स का एक बड़ा जबरदस्त रास्ता मौजूद है और उनको सजाएं होती हैं, वो तो मैं बिल्कुल इसके साथ कराऊं। लेकिन मेरा फिर सवाल वही है कि आम अगर कुछ सियासी लोगों पर, सियासी कारकुनों पर ये इल्जामात हैं, तो क्या हमारा कानून कमजोर है जिसकी वजह से हमें अदालतों पर एतमाद नहीं है, या कानून मौजूद है और फिर भी हम अदालतों पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, और ऐसा लगता है कि अदालतें किसी एक सियासी जमात को फेवर ना कर जाएं? क्या इसका मकसद यह है? तो मेरा ख्याल है बहुत केयरफुली इसको देखने और चलने की जरूरत है कि मासूम लोग इसकी जद में ना आए। बाकी मिलिट्री कोर्ट्स का होना पाकिस्तान के हालात में, वो मैं उसको सपोर्ट करता हूं। बिल्कुल ठीक। राना साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि अब जो बाकी हमारी अदालतें हैं वहां पर भी दहशतगर्दी के ऐसे केसेस को चलाया जा सकता था, बिलखसूस जहां पर एक सियासी जमात के कारकुन अगर किसी जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ये जरूर बताइएगा कि अब जिस डेटरेंस के साथ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल स्टार्ट होगा, तो क्या मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने वाले जो मुख्तलिफ ताकतें हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनके ऊपर किस हद तक असर पड़ेगा कि मुल्क के अंदर वो आइंदा बाज रहें ऐसे किसी सरगर्मी में इन्वॉल्व होने में, या मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने के हवाले से डेटरेंस किस हद तक क्रिएट हो सकेगा? दहशतगर्दी के पर्चे सियासतदानों पे कटे, हमारी जमात पे भी कटे, कभी ऊपर भी कटे। दहशतगर्दी का पर्चा कटने की वजह से आपका मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के अंदर किसी सियासी बंदे को या किसी दहशतगर्द को भी आने के लिए बहुत उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने फौजी तंसीबात के ऊपर हमला किया, तो ये बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि कोई फौजी इंस्टॉलेशन थी और उधर जाके कोई हमलावर हुआ, तो वो सियासी कोई कारकुन तो कभी भी फौजी तंसीबात के ऊपर हमलावर नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि इसको ये ब्रॉड एक व्यू पे लेना कि ये मिसयूज होगा, मेरा नहीं ख्याल। अगर आप तारीख निकाल के देख लें कि किसी पे जो दहशतगर्दी के जो पर्चे किए जाते हैं सियासतदानों पे भी, वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ नहीं गए। ये 9 मई के जो वाकयात थे वो बड़े स्पेसिफिक थे कि फौजी तंसीबात के ऊपर सियासी लोग या सियासी जमात से लोगों ने
उसके ऊपर हमलावर हुआ है, और आइन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर वो मिलिट्री कोर्ट के लिए जो है वो क्वालिफाई करता है। देखिए, मैंने ये पहले कहा था कि इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो या दूसरी अदालतें हो, जस्टिस प्रिवेल करनी चाहिए है ट्रांसपेरेंट तरीके से, और उनके पास हक होना चाहिए है कि वो उस डिसीजन को अपील कर सके। तो यहाँ, और ये कोई इतनी अनहोनी नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं और नहीं है। जहां भी आप, मेरे ख्याल से कहीं वेस्टर्न ममालिक के भी कुछ कई ममालिक में इसके एग्जाम्पल मौजूद है जी, मौजूद है। तो अब बिल्कुल इसके ऊपर ये तो बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि आप क्वालिफाई करेंगे कि आपके जो ट्रायल हैं वो फौजी अदालतों के अंदर हो। जी बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब जो मैंने कुछ ज़राए से इस हवाले से मालूमात हासिल की कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो कितना टाइम इसकी रिक्वायर्ड होता है। तो तकरीबन एक माह से 35-40 दिनों के अंदर मैक्सिमम इस ट्रायल का प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाता है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है, अगरचे कि हतमी फैसला अनाउंस नहीं किया जाएगा, भले वो बरियत से मुतल्लिक हो या कन्विक्शन से मुतल्लिक हो, लेकिन जिस टाइम के ऊपर जाके ये केस कंक्लूड होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मुकम्मल होता है, तो एक सियासी जमात के लिए, उसके सीनियर क़यादत के लिए, उसके कारकुनान के लिए और बिलखुसूस उस सियासी जमात के मुस्तकबिल के लिए इसके मुमकिन तौर के ऊपर क्या इसके असरात और इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? देखिए, अगर तो कानून, मैं फिर कहूंगा, इसलिए कोई बनाया जा रहा है या कानून इसलिए है कि किसी सियासी जमात को शिकंजे में लाना है, तो फिर तो ये पसंदीदा अमल नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो लोग ये 9 मई के वाकयात के अंदर जो मुलव्वस है वो सियासी नहीं है। अब ये मुत्तफिका फैसला है कौम का, इवन वो जमात भी कहती है कि वो सियासी लोग नहीं है जी वो, लेकिन ये उनकी आगे से मुनाफिकत है कि वो इन्हें अपने से अलहदा नहीं करती है। पहले एक जरूरी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारी अदालतों ने भी ये जो स्पीडी ट्रायल है ये सब के अंदर है। आपकी दहशतगर्दी की अदालतों के लिए भी था, आपकी एहतसाब की अदालतों के लिए भी था, लेकिन उन्होंने इसे फॉलो नहीं किया है, जिसकी वजह से, क्योंकि अदालतें फैसले नहीं करती हैं, तो फिर एक उज़र पैदा होता है कि कोई ऐसी अदालतें तश्कील दी जाए या फौजी अदालतों की तरफ मामला जाया जाए। हम फिर समझते हैं कि इस वक्त तो जो मामला चल रहे हैं और दहशतगर्दी एक दफा से फिर पीटीआई की हुकूमत की वजह से फिर अरूज के ऊपर है और फिर बढ़ रही है, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है। तो फौरी तौर पे इलेक्शन हो, तो इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट को, आपकी जुडिशरी को, आपकी एग्जीक्यूटिव को और उसके साथ साथ आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नुमाइंदों को बैठना पड़ेगा। ये डायलॉग पहले भी हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान बना था और उसे आगे लेके बढ़ना होगा। अदालतों को भी अभी अपनी जिम्मेदारी का सबूत देना होगा कि अगर बहुत सी बातें जिसमें जजेस समझते हैं कि ये डे टू डे और वो सुनते हैं, तो क्या दहशतगर्दी से भी बड़ा कोई इशू है इस मुल्क का? और अगर आपके ऊपर कोई हमला आवर हो दहशतगर्द आपकी रियासत के ऊपर, तो फिर आपको फौरी इंसाफ की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि एक डायलॉग की जरूरत है, वो पार्लियामेंट उसे आने वाली इनिशिएट करे या सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट करे, उसमें सबको बैठना पड़ेगा और अब ये फैसला करना पड़ेगा, इस बहस को खत्म करना पड़ेगा। या तो हमारी अदालतों को बड़ा, मैंने जैसे कहा कि बड़ा आगे बढ़ के और स्पीडी ट्रायल की तरफ जाना पड़ेगा, खुद से उन्हें ये देना पड़ेगा कि जरूरत महसूस ना हो, क्योंकि कमियां रह जाती हैं ऐसी अदालतों के अंदर। तो फिर ये फौजी अदालतों की बात होती है, तो उसके अंदर भी, और अगर फौजी अदालतों की भी बहरहाल मैं फिर भी ये समझता हूँ कि राइट ऑफ अपील आके ले करता है हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस तरह ये कहना कि वो कोई बुनियादी हकूक उसमें हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल से, और एक बात मैं बार बार, सियासी जमातों को अब अपने आप को दहशतगर्दी से अलहदा करना है और वो हर हाल से है। इस तरह भी करना है कि अगर उनके वर्कर किसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर शरीक होते हैं तो ये भी गलत है, वो मजहबी जमातें हों, वो सियासी जमातें हों, या आपका तरीकाकार या आपके हरकतें दहशतगर्दाना हो, तो उससे भी आपको दूर, या आप दहशतगर्दों के हमदर्द हो। देखिए ना, यहाँ पे ऐसी जमातें भी तो रही हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को फैसिलिटेट किया है, अदालतों ने 9 दफा सजाए मौत दी, उन्हें सदर पाकिस्तान ने एक कलम। बिल्कुल आमिर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है जी। आमिर साहब, यहाँ ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद दोबारा मैं आपके पास वापस नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि साफर केस के अंदर फर्द जुर्म तो आयद हो चुकी, लेकिन इसके साथ साबिक चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि हमारी हुकूमत गिराकर हमें ही मुल्जिम बना दिया गया। ये किस हद तक बात दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। असदुल्ला खान, आपसे जानना चाहूँगा, साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और
वाइस चेयरमैन PTI शामुद कुरैशी पर बिलाखिर आज फर्द जुर्म आयद हो गई है। और पास्ट में हम देखें जब पहले भी एक मरतबा फर्द जुर्म आयद हुई थी, उस वक्त कहा गया था 1 माह के अंदर रिमेनिंग जो ट्रायल है मुकम्मल होगा। किस निगाह से देखते हैं जब फर्द जुर्म आयद हुई है, क्या ये केस भी जनवरी के आखिरी हफ्ते तक जाके कंक्लूड होगा इलेक्शन से पहले ही? देखिए, उसूली तौर पर तो इसको शेड्यूल जारी होने से पहले कंक्लूड होना चाहिए था, ताकि नाअहली पर मुकम्मल एक मोहर सख्त होती। लेकिन वो चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उसकी वजह से ये डिले हो गया, उसकी वजह से दोबारा से फर्द जुर्म आयद करना पड़ रही है। अब खदशा ये है कि इमरान खान की जो नाअहली का मामला है वो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो जाएगा। लेकिन चलिए, बहरहाल मेरा ख्याल है मामलात उसी तरफ बढ़ रहे हैं, फर्द जुर्म आयद होनी है और हमें पता है कि इसका नतीजा जो है वो क्या आ सकता है या क्या आना है। आज जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, और अब देखें वैसे मुमकिन तौर पर क्या नतीजा आप आ सकता है, ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान का जुर्म बड़ा वाज़ेह है। इमरान खान ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो जाहिर है इसमें किसी भी शख्स को जो सज़ा होनी चाहिए वो होती भी हमें भी दिखाई दे रही है। तो मामला उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आप तोशाखाना केस में हमायूं दिलावर साहब की अदालत से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही नतीजा निकला था। तो अब अनफॉर्चुनेटली हम अदालतों को पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि जी ये नतीजा होगा। हक़ समाअत नहीं मिला, उसके लिए तहरीक इंसाफ के वकला ने दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली और कहा कि हमारे गवाहों को सुना नहीं गया, हमें सुना जाए फिर फैसला दिया जाए। वो दरखास्त समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुई कि फ़ैसला आ गया। उसके बाद जो है वो बानी चेयरमैन जो थे तहरीक इंसाफ के, उनकी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी रही, उनकी ज़मानत का केस लग गया, लेकिन वो हक़ समाअत वाली दरखास्त अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये अदालतें जिस तरह से काम कर रही हैं, बहुत सारे सवालात उसके ऊपर उठ रहे हैं। अब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि जी ओपन ट्रायल होना चाहिए, वहाँ पर मीडिया को मौजूद होना चाहिए, वहाँ पर दीगर लोगों को भी आना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 5 लोगों को इजाज़त दी जाती है वहाँ पर जाने की, और उसमें भी एक शीशा लगा दिया गया है जेल इंतज़ामिया की तरफ से, ताकि सहाफ़ी जो है वो मुल्ज़िम इमरान खान के साथ इंटरेक्ट ना कर सकें। अच्छा, अब मेरा सवाल यह है कि ये कौन सा ऐसा केस है या इसमें ऐसा क्या तकाजा है कि जिसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ रही है? इमरान खान को अदालत में नहीं लाया जा सकता क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का मसला है, मान लिया। अब क्या सहाफ़ियों से भी सिक्योरिटी का मसला है कि दरमियान में शीशा लगा दिया गया है? तो ये एक, और फिर आज जो सवालात उनकी तरफ से उठाए गए हैं कि मैंने जो उन्होंने आज बुनियादी तौर पर यह सवाल उठाया कि जी मेरी हुकूमत ही खत्म हुई, बिल्कुल। और मुझे राना साहब से जानते हैं। राना साहब, अब्दुल्ला साहब का कहने की अदालतों पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और जिस तरह हम प्रेडिक्ट करते हैं वैसे ही फैसले आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? और इमरान खान साहब के इस पॉइंट के अंदर किस हद तक वेटेज है कि हमारी ही हुकूमत गिराकर हमें ही मुल्जिम बना दिया गया है? तो किस निगाह से देखते हैं आप इस सारे प्रोसेस को? देखिए, खान साहब के पास तो बहुत एक अच्छा रास्ता मौजूद था। उनके पास ये रास्ता था कि वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करते और चेक एंड बैलेंस रखते PDM की हुकूमत पे, KPK पंजाब की हुकूमत चलाते। उन्होंने ये जमहूरी रास्ता नहीं अपनाया, प्रोपेगेंडा किया कि ये अमेरिकन साजिश है। और आप ये देखें कि उन्होंने कोई 150 इंटरव्यू दिया होगा वेस्टर्न मीडिया को, रोज देते थे, पाकिस्तान की बुराई करते थे, लेकिन वहां अमेरिकन साजिश की उन्होंने बात नहीं की। और उसको यहाँ अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले उस बात को फैलाया और सियासी मफाद लेने की कोशिश की। तो आज अगर वो ज़ेरे ताब उन वजूहात की वजह से हैं तो वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक के नारे लगाए, नफरत की सियासत की, जिसकी वजह से 9 मई का वाकया हुई। जब मदीना में लोगों ने नारे लगाए, सियासी नारे लगाए, वो उन लोगों को 8-8 साल की सजा हो गई। PTI के वो दूसरी, उसको भी उन्होंने कंडेम नहीं किया था। वो नीम गरम खेलते थे, ग्रे एरिया में खेलते थे कि हाँ ये कभी इन चीजों को। तो ये जो तरबियत उन्होंने की अपने वर्कर्स की, वो और जो नफरत की सियासत की, आज वो चीजें भुगत रहे हैं। उनके पास अब ये कहना कि ये क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, आखिर उन्होंने जिस नहज पे वो मुल्क को ले गए। और अगर हम आंखें बंद कर लें 9 मई के ऊपर, हम कहें कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, उनको माफ कर दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं हमारी हुकूमत गिराकर हमें मुल्जिम बना दी गई, वो बड़े इसके ऊपर रंजीदा हैं। देखिए, वो ना बनते ना, अगर वो जाके 9 मई के वाकयात ना करते और जमहूरी रास्ता इख्तियार करते जो मैंने आपको बताया, तो आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि उनकी सियासत कहां होती, वो कहां खड़े होते आज, अगर वो ऑपोजिशन में, नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करते। लेकिन अगर PDM उनकी हुकूमत न गिराती तो फिर भी वो बहुत मुख्तलिफ स्टेज पे ऊपर। असल उनका शिकवा तो ये है कि मरकज में उनकी हुकूमत को PDM ने मिलकर गिरा दिया।
नहीं, देखें, आईनी तरीके से अगर कोई हुकूमत गिरी है, अगर पाकिस्तान में पहली दफा आइन का इस्तेमाल करके हुकूमत गिराई गई है, तो उसको तो हमें जमहूरी तौर पे तो वेलकम करना चाहिए कि जमहूरियत चले जाती है। तो इस तरह से तो पहले नहीं हुआ ना, पहले तो जुडिशरी के जरिए हुकूमतें गिराई जाती थी, डायरेक्ट इंटरवेंशन होती थी एस्टैब्लिशमेंट की, तो हुकूमतें गिरती थी। तो ये तो एक आईनी अमल था जिसके ऊपर वो बिल्कुल ठीक, ये एक आईनी अमल था। अच्छा भट्टी साहब, इसमें एक चीज तो कॉमन है ना नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान में। इमरान खान भी कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत साजिश के तहत गिराएगी और मेरी हुकूमत को किसने खत्म किया, क्यों खत्म किया। नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत किसने खत्म की थी, मुझे क्यों निकाला गया था, हिसाब दो। तो नवाज शरीफ साहब भी हिसाब मांग रहे हैं। तो दो वज़ीर आज़म एक ही सफ में खड़े हैं आज। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, आप भी यही देखते हैं कि दो वज़ीर आज़म एक ही सफ में खड़े हैं, दोनों का जो व्यू पॉइंट है, जो डिमांड है वो सेम है। और इसके साथ ये जरूर बताइएगा, जो एक पॉइंट उठाया गया है कि अदालतों से जो एक मनपसंद या एक जो प्रेडिक्शन की जा रही होती है, बिल्कुल उसके मुताबिक फैसले आ रहे हैं। क्या ये फैसले, अभी नवाज शरीफ साहब की बरियत हुई, उसके बाद कहीं पे सजाएं हो रही हैं, क्या ये कानून की रोशनी में फैसले आ रहे हैं, दस्तावेजी सबूत न होने की वजह से आ रहे हैं, या जो तवक्को की जा रही है या जो फैसिलिटेशन की बात है उसकी वजह से तवक्कुआत के मुताबिक फैसले आ रहे हैं? देखिए, जो तासुर है, अब मैं उसे अकेला फर्द तो रद्द नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तासुर यही है, हमारी अदालतें किसके इशारे पे कब काम करना शुरू करती हैं तो वो वाजे है। कल तक, आज से 6 साल कब एक शख्स को नैब कह रहा था कि इससे बड़ा मुजरिम है कोई नहीं, और अदालतें कह रही थी दिन रात करें, और आज नैब कह रहा है कि इससे बड़ा मजलूम ही कोई नहीं है, और अदालतें धड़ाधड़ बरियत पे लगी हुई है। अगर उस वक्त सजाएं देते हुए भी कुछ कानूनी तकाजे पूरे कर लिए जाते तो अच्छा होता, और आज अगर बरियत में भी कोई अयार रख ली जाती कानून की तो ये भी बेहतर होता। दोनों काम बेशर्मी से किए गए हैं, कल वाले भी और आज वाले, जिससे ये तासुर पैदा होता है कि शायद, देखिए ना, अब अगर ले, हम तो कभी भी अपने किसी सियासी मुखालिफ को ना जेलों के पीछे डालते हैं, ना चाहते हैं, और ना उनकी सजाएं चाहते हैं जी। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है कि आपको रिलीफ कानून से मावरा होके दिया जाए। कल तक कोई एक लाडला था तो उसे भी मावरा निपटा जा रहा था, दिन रात ऐसे बेल्स होती थी कि हैरानगी थी। आज भी जिस तरह किया जा रहा है वो भी कानून के तकाजे नहीं है, और इसकी वजूहात है। इसकी वजूहात ये है कि बिल्कुल ठीक बात है कि वज़ीर आज़म का हशर यही होता है, लेकिन ये तो कोई हशर नहीं है मेरे ख्याल से। चंद महीने आमिर साहब, ये सिलसिला फिर आखिर कब और कैसे, कहां जाके रुकेगा? मैं यही करना चाह रहा हूँ बात कि देखिए, ये कोई हशर नहीं है जो उनका हो रहा है। वो थोड़े दिनों के बाद फिर कभी एक लाडला कभी हशर, तो वो हुआ है जिसकी बारी 44 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आई है, उस पहले मुंतखब वजीर आजम की, पाकिस्तान का आइन देने वाले की, कि अभी तक उसे यही उसके जुडिशल मर्डर दुनिया कह रही है, कानून कह रहा है, हिस्ट्री कह रही है, अवाम कह रही है। लेकिन अभी हम सोचेंगे कि उसे रिलीफ कैसे देना है, लेकिन बाकियों को रिलीफ देते हुए हमें कोई सोचने की भी जरूरत नहीं, वो धड़ाधड़ दे। पहली बात यह है कि मैं समझता हूँ तब समझ आएगी जब अदालतें किसी के इशारे अबरू पे काम नहीं करेंगी। बिल्कुल, तब समझ आएगी जब सियासतदान किसी के इशारे अबरू पे काम नहीं करेंगे। ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपका, एग्जैक्टली। मुझे बुरा लगे और आज मैं लाडला बन जाऊं तो मुझे अच्छा लगे। ये जब हरकतें खत्म होंगी, कोई भी IGI नहीं बनाएगा, कोई हमीद गुल, कोई भी PTI नहीं बनाएगा, कोई शुजा पाशा और फैज हमीद, किसी को कांधों पे नहीं बिठाया जाएगा, किसी को एक दिन सजाएं दे के दूसरे दिन माफी नहीं होगी, किसी के साथ ये सलूक नहीं किया जाएगा, किसी के आड़े आप इत्तेहाद बना के उसका रास्ता नहीं रोकेंगे, किसी को छांगा मांगा ऑपरेशन के जरिए उसे पंजाब हुकूमत से नहीं रोकेंगे, किसी के खिलाफ। देखिए ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें देखिए, हम चाहते हैं कि मियाँ साहब को किसी किस्म की, हमने मुतालबा करके कहा था कि इन्हें बाहर इलाज की सहूलतें मिले, हम नहीं चाहते वो जेल में हो, लेकिन ये भी तो आज गौर करना पड़ेगा आप लोगों को कि मियाँ साहब को तो रिलीफ मिल रहा है, 10-11 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रहते, लेकिन आसिफ अली जरदारी को मियाँ साहब के बनाए मुकदमात में 9 साल जेल में रहना पड़ा और 14 साल 7 महीने जेल में गुजारे। उसको बात नहीं करता कि सबसे ज्यादा जिस फर्द के ऊपर जुल्म हुआ है वो आसिफ जरदारी है, जिसके ऊपर अदालत ने जुल्म किया। आमिर साहब, फिर आप उन्हीं के साथ आप इत्तेहाद भी कर लेते हैं ना, शायद फिर उसकी बहुत सी वजूहत होंगी। ये ताना नहीं, ये ताना नहीं है। लेकिन आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट बहुत क्लियर है कि अब हमने आगे बढ़ना है। जी साहब, बात पूरी कर लेने दें। जी, अब इत्तेहाद करने के लिए हम हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं करेंगे जी। इत्तेहाद हम जो अवेलेबल पॉलिटिकल पार्टीज हैं अवाम के मुश्तरकात के ऊपर करेंगे। क्या हम अपने टुकड़े बीच में ले आए अवाम के लिए? हम नहीं लाते ना, हम नहीं कहते हमें हथकड़ी लगी थी इसलिए मुझे हुकूमत दो, मैं दोबारा बदला लूंगा। बिल्कुल ठीक। हम तो कातिलों
भूल जाते हैं, लेकिन ये अदालतों का तो काम है। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त कम है, सिर्फ आखिरी 2 मिनट है। मैं जी बदला नहीं लेना चाहते, कानून तो हरकत में है। बिल्कुल ठीक, कानून हरकत में आना चाहिए। नसरुल्लाह साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्विकली बताइएगा। नवाज शरीफ साहब ने आज फिर गिला किया है कि वो कहते हैं मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसका हिसाब चाहिए। क्यों मुझे कहा गया कि मैं सिसिलियन माफिया, मेरे केस के अंदर सिसिलियन माफिया क्यों हवाला दिया गया? वो चाहते हैं कि 25 करोड़ अवाम हिसाब करें, कैसे ये हिसाब होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब एक चाहते थे कि जो उनके खिलाफ फैसला है अदालतों से उसकी दुरुस्ती हो जाए। अब वो दुरुस्ती तो हो गई है, उनकी बरियत हुई है कल, इतना बड़ा जो है वो उनको एक रिलीफ मिला है या उनकी जीत हुई है। मैं हैरान हूं कि इस पर उनका इत्मीनान नहीं हो पा रहा, तो वो क्या चाहते हैं और वो तो उन्हें खुल के बताना चाहिए। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि नवाज शरीफ साहब एक मरतबा कहते हैं कि मुझे उन लोगों से हिसाब चाहिए, फिर इसहाक डार साहब आके वजाहत कर देते हैं कि नहीं जी ये मामला तो अल्लाह पे छोड़ दिया गया है। पिछले दिनों उन्होंने ये बात दोहराई एक लाहौर में होने वाली एक मीटिंग में कि हमें हिसाब चाहिए। अगले दिन मरीम नवाज साहबा ने गुजरात में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की मुराद जो है वो उस शख्स से है कि जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। तो भाई वो तो ऑलरेडी फिर जेल में बैठा हुआ है, फिर आपको मजीद उससे क्या हिसाब चाहिए? वो तो अपना भुगत रहा है उसने, अगर आपके खिलाफ ये साजिशें की थी। तो क्लैरिटी के साथ बताया जाए कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब खुद भी दबाव का शिकार हैं सियासी तौर पर, और वो मजीद उसको न्यूट्रल करने के लिए दबाव डालना चाहते हैं। जैसे मरियम साहबा कहा करती हैं कि पावर टॉक्स टू पावर। अब आप देखिए कि कल की जीत के बाद से मरियम नवाज का ट्विटर खामोश है। क्या ऐसी परेशानी या दबाव का शिकार इस वक्त नून लीग है? एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान सीटें मांग रहे हैं कि मुझे भी दी जाएं, वो कहीं से सिफारिशें भी करवा रहे हैं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी आके कह रही है कि हमें 30 सीटें दे दी जाएं, वो भी सिफारिशें करा रहे हैं, दबाव डलवा रहे हैं। नून लीग ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि पंजाब में एक ऐसी खिचड़ी पकी हुई है, इस तरह का दबाव है, और कि उस दबाव या गिरे शिकवे को बैलेंस करने के लिए मेरा ख्याल है जवाबी दबाव डाला जा रहा है। बिल्कुल ठीक, मियां साहब पर बहुत ज्यादा दबाव है, प्रेशर है, और उसकी वजह से शायद जवाबी दबाव कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ने भी बहुत ज्यादा नून लीग पर दबाव डाला है। शायद ये वजह हो सकती है कि वो इस तरीके से अगेन एंड अगेन हिसाब और इंतकाम की बात कर रहे हैं, गर्चे कि वो इंतकाम खुद नहीं लेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि 25 करोड़ अवाम आगे आके इस सारे उनके मामले का हिसाब ले। हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया था बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, राना एहसान अफजल साहब ने और अब्दुल्ला खान साहब। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने भारत का दौरा क्यों मनसूख कर दिया है। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अमेरिका में बैठकर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश करने पर अमेरिकी सदर ने मोदी को शटअप कॉल दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर जो बाइडन 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी उन्हें मदऊ किया गया था, तहम जो बाइडन ने साफ इनकार कर दिया और भारतीय दावतनामा मुस्तरद कर दिया। इसकी वजह यह है कि कनाडा में जो सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर का कत्ल हुआ, इसकी साजिश अमेरिका में की गई। गुज़श्ता माह अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश को बेनकाब किया था। यही वजह है कि अमेरिका भारत कशीदगी बढ़ती जा रही है। इस बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें दिफाई अमूर के माहिर डॉक्टर कमर चीमा साहब। चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारत दुनिया भर के अंदर एक बड़ा इंप्रेशन देता है कि वो सुपर पावर का इत्तेहादी मुल्क है और बहुत आपस में उनके बड़े गहरे मरासिम हैं, वो स्ट्रेटजिक रिलेशन हो या उसके साथ मुआशी तल्लुकात हो। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब भारत की तरफ से जो बाइडन अमरीकी सदर को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर दावत दी गई थी कि वो आएँ और अमरीका के जो भारत का यौम जमहूरियत है उसके ऊपर आके बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करें, लेकिन अब उन्होंने इनकार कर दिया है। आने वाले दिनों में क्या इंपैक्ट देखते हैं आप इसका? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि ये क्वाड की क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की एक समिट होनी थी जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया की है, वो 27 जनवरी को थी। और नरेंद्र मोदी चाहते ये थे कि अगर बाइडन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे आ जाएं तो ये क्वाड की समिट भी हो जाएगी। और ये जो है रिपब्लिक डे पे मैं इंडियन अवाम को बता सकता हूं कि देखें, रिपब्लिक डे के ऊपर अमेरिकी सदर जो है वो हमारे पास आया है। सो हुआ ये कि बाइडन को ये जो इनविटेशन था, ये कुछ 6 माह पुराना इनविटेशन है, लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और जैसे जैसे ये इंडिया ने, आपको पता है जो रॉ का ऑपरेशन है इस वक्त नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा और अमेरिका में बंद हुआ है और इंडिया कोऑपरेट भी नहीं कर रहा निजर के मामले में। और जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका में पन्नू को, जो सिख रहनुमा है जो कि खालिस्तान की बात कर रहा है, उसके हक में जो बात कर रहा था, तो वो जो पन्नू को कत्ल करना चाह रहे थे और निजर के मामले में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडियन स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रही। अभी हाल ही में FBI के डायरेक्टर भी इंडिया आए थे, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस के लोग इंडिया आए थे ताकि वो चाहते थे कि इंडिया हमसे कोऑपरेट करे।
जब इंडिया ने कोऑपरेट नहीं किया तो अमेरिका के पास ये बहुत बड़ा उन्होंने पत्ता खेला है कि इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया उनका, लेकिन उन्होंने स्नब कर दिया है। और आपको पता है कि अमेरिका जो है इंडिया को बड़ा आजकल बढ़ा चढ़ा रहा है ताकि वो चाइना को काउंटर करे। तो यहां पे आके अमेरिकन ने जब नो किया है तो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये भी चाहते थे भट्टी साहब के वो जितना ज्यादा इंटरनेशनल लीडर इंडिया में लेके आएंगे वो उसको पॉलिटिकल बेनिफिट जो कि अगले अप्रैल मई में इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उनकी सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी है इस हवाले से वो धरी की धरी रह गई, और अभी एक महीना रह गया ऑलमोस्ट, और उनको अभी किसी इंटरनेशनल रहनुमा को इन्वाइट करना है जो कि और बहुत बड़ी सुबकी होगी इंडिया के लिए। सो इस हवाले से आज भी इंडिया में बड़ी बहस हो रही है, और आपको पता आज एक पार्लियामेंट में भी छोटा सा वहां वाकया हो गया, तो नरेंद्र मोदी बड़े डिफेंसिव हैं और डिप्लोमेटिकली वो जो मोदी साहब लेके चल रहे थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो भी उनको बड़ा सेटबैक हुआ और मजीद एक्सपोज हो गए हैं वेस्टर्न ममालिक के अंदर। कीमत साहब इसके साथ बताइएगा, जब कनाडा के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी पकड़ी गई, इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनके जो रॉ के एजेंट्स हैं, जो रॉ के लोग वहां पर जासूसी भी करते थे वो पकड़े गए, कतर ने उन्हें सजाएं सुनाई, तो भारत का आलमी सतह के ऊपर जो रियासती दहशतगर्दी का चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। क्या आप तवक्को करते हैं कि आलमी बिरादरी बिलखुसूस अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक आने वाले दिनों में भारत के साथ अपने तल्लुकात के ऊपर मजीद नजरसानी करेंगे, या भारत किसी न किसी तरीके से इनको दोबारा राम करने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि भारत राम तो कर लेगा, उनको कन्विंस कर लेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो वो समझते हैं कि इंडिया एक मार्केट है, दूसरा इंडिया बहुत सारे डिफेंस वेपन्स भी खरीद रहा है, तो इन चीजों की वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम सारे वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो इंडिया को समझते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंट है, और नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए और अपनी आवाम के आगे ये साबित करने के लिए मैं एक ग्लोबल लीडर हूं, ये एक ऑफेंसिव जो एक्शन वो करना चाहते थे कनाडा और अमेरिका में, और वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां रंगे हाथों पकड़ी गई, और अमेरिकी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने उन लोगों को पैसे लेते देते पकड़ा गया, और इसमें जस्टिस डिपार्टमेंट, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी हुई है। और आज आपको मैं बड़ी खबर बताऊं कि जो गुप्ता था, जो कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में जिसको सजा दी गई है, वो चेक रिपब्लिक में था। आज अमेरिका ने बकायदा चेक रिपब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। अच्छा। अब गुप्ता जब चेक रिपब्लिक से वापस अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, तो यह समझे कि पहला एक इंडियन सिटीजन अमेरिका के अंदर उसको कोर्ट सजाएं देंगी, और वो जाहिर बात है जब वो अमेरिका पहुंचेगा तो वो अपने इंडियन कनेक्शंस के बारे में भी बताएगा कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको कह रहे थे कि भाई हमें तुम अमेरिका के अंदर पन्नू को कत्ल करो। सो जाहिर बात है इंडिया के कोऑपरेशन ना करने की बेस पे अमेरिका ने सारे मामले को खोल दिया है। अमेरिका चाहता था कि अगर इंडिया हमसे कोऑपरेट करे और कहे कि ये कोई रोग एलिमेंट्स हैं या कुछ इस तरह चीज हुई है तो हम किसी हद तक इंगेज करेंगे, लेकिन अमेरिकन आपको पता है वो माफ नहीं करते जब पर्टिकुलरली आप उनकी सरजमीन पे कोई ऐसा कदम उठाना चाहें। तो इस हवाले से ये एक और सेटबैक हुआ कि अब गुप्ता चेक रिपब्लिक से एक्स्ट्राडाइट हो रहा है अमेरिका में। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उनको चाइना के हवाले से भी वो डरते हैं कि चाइना के साथ आजकल डी कपलिंग और डी रिस्किंग की बातें हो रही हैं। सो वो समझते हैं कि अगर चाइना को कोई उस मार्केट जितनी को मार्केट है तो वो इंडिया है, सो लिहाजा वो मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंडिया का एक एग्रेसिव बिहेवियर है, अभी इंडिया का इतना कद काठ नहीं है, लेकिन फिर भी वो रशिया से उसने $40 अरब का तेल खरीदा, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इंडिया ने कभी हमारी बात नहीं मानी। और इस वक्त जो यूरोप के अंदर तेल की कीमतें ज्यादा हैं वो बेसिकली इंडियन के बाय करने की वजह से भी ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक इलेक्शन से पहले बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है। बिल्कुल, ये बड़ा यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा एक सेटबैक। चिमन साहब ये जरूर बताइएगा, जब आप भारत आलमी सतह के ऊपर बेनकाब हुआ है, अभी गुप्ता की आपने एग्जांपल दी और आपने एक बड़ी खबर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करें जो भारत का रियासती दहशतगर्दी का चेहरा था दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। इससे पहले हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई अफगानिस्तान के अंदर, वहां बैठकर भारत मुख्तलिफ जरियों से पाकिस्तान के हालात खराब करने में मुलविस रहा है मुसलसल। बलूचिस्तान की हम बात करें, कुलभूषण वहां से पकड़ा गया, अब वो बात यहां से बढ़ती हुई कनाडा तक पहुंची, फिर अमेरिका तक पहुंची, और अब अमेरिकी एजेंसियां खुद वो सबूत इकट्ठे कर रही हैं। तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि एटलीस्ट आलमी बिरादरी अमेरिका समेत आलमी बिरादरी भारत का इस गुनाहने चेहरे को अब रिकॉग्नाइज जरूर करेंगे और कुछ उनके स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली कुछ रिलेशंस के ऊपर वो रिविजिट करेंगे, ये मामला बिल्कुल जूं के तू रहेंगे?
देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग मार्केट है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जब से कोविड क्राइसिस आया तो वो एक हम टर्म बोलते हैं सप्लाई चेन। जी। तो दुनिया में जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और जिन मुल्कों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन की जाती है उनको वैल्यू दी जा रही है। इस हवाले से इंडिया को वैल्यू तो दी जा रही है, लेकिन मैंने बताया कि जिस तरह एक ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर, क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे थे नरेंद्र मोदी, और आपको पता है मोदी साहब जो है वो चाहते हैं कि सिखों को मैं बैक फुट पे करूं। तकरीबन 7 लाख से ज्यादा सिख जो है वो कनाडा के अंदर हैं, और उन्होंने कनाडा से ताल्लुक खराब कर लिए ताकि कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो सिखों को वीजे ना दे। जब सिखों को वीजे नहीं देंगे तो सिख जो है वो ट्रूडो के खिलाफ होंगे, और जस्टिन ट्रूडो के जो एक पार्टनर हैं, जो पॉलिटिकल एलाय हैं कैनेडियन पार्लियामेंट में, उनका नाम है जगमीत सिंह, जिनके 14-15% वोट हैं, तो वो सिख जो है वो कनाडा के खिलाफ होंगे और कनाडा और सिखों का मसला बन जाएगा। तो मोदी साहब तो असल में वो कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन वो एक्सपोज हो गए इस सारे प्रोसेस में। दुनिया इंडिया के ऊपर डिपेंड जरूर करती है, लेकिन इस चीज ने एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर दिया है, और सारे ममालिक जो हैं वो इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। और यूरोप के अंदर भी ये चीजें आई हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी चीजें आई हैं कि वो ज्यादा कॉशियसली देख रहे हैं इंडिया के बिहेवियर को, जो एग्रेसिव बिहेवियर है। वो समझते हैं कि चीन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, इसके साथ ये लास्ट पॉइंट ये जरूर क्लियर कर दीजिएगा, एटलीस्ट भारत आलमी दुनिया के सामने बेनकाब तो हो चुका और ट्रस्ट डेफिसिट भी सामने आ चुका है, और सफाती सतह के ऊपर भी एक बड़ी उसको शिकस्त हुई है कि जो बाइडन ने वहां से आने से इनकार किया है। लेकिन इसके साथ जब भारत ने पाकिस्तान के लिए जब कहीं दुनिया में मौका मिला बेपनाह मुश्किलात पैदा की, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब भारत खुद अंडर ऑब्जर्वेशन है FATF के हवाले से, वहां पर जो बड़े पैमाने के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और वहां पे जो जिस तरीके से इलीगली जो वेपन की इस्तेमाल होता है, वो खरीदो फरोख्त होती है, बहुत सी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। तो जब ऐसे मौके के ऊपर जब इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भारत हिट हो चुका है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि FATF और दीगर इदारे इस वक्त जाके भारत को जो ग्रे लिस्ट के हवाले से कार्रवाई हो रही है वो अपनी इस एफर्ट्स को कंक्लूड कर सके सक्सेसफुली? देखिए, ये जो पैसा अमेरिका ट्रांसफर हो रहा था अपने ये ऐसे पन्नू के कत्ल के हवाले से, या वो जो पैसा जो कनाडा ट्रांसफर हुआ है, वो जारी बात है इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन डीप स्टेट की तरफ से ट्रांसफर हुआ है। तो इस हवाले से ये जब मजीद इंक्वायरीज होंगी तो ये बेसिकली एक पॉइंट वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में आ गया, जिसको वो गाहे बगाहे इस्तेमाल करते रहेंगे। सो मुझे लगता है कि कनाडा और अमेरिका के अंदर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं या टेरर फाइनेंसिंग के जो इश्यूज हैं, इसको टेक अप किया जाएगा इंडिया के साथ। लेकिन आपने देखा है कि वेस्टर्न मुल्क जो है, अमेरिका पॉलिटिकल लेवल पे नहीं बोल रहा, लेकिन अपने अदारों से काम करवा रहा है। तो वो ताल्लुकात को खराब भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक्सपोज भी करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, वो एक्सपोज भी करना चाहते हैं। डॉक्टर कंबर चीमा साहब, आपने एक ओपिनियन दी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जहां पर भारत के बारे में पहले भी मशहूर है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से भारत अब लगता है कि मगरबी दुनिया का एक काबिल इत्मार इत्तेहादी नहीं रहा, और आने वाले दिनों में यकीनी तौर के ऊपर जिस तरह ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ रही हैं, तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, तो मेरे ख्याल में भारत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।